डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हमने जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाला पोर्शन है उसके बारे में पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या जो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो उनकी जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट कैसे होती है और हमारे पास उनका एक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे पास कॉर्टिकॉइड सिक्रीशन है उसके डिसऑर्डर्स कौन से हैं। तो अगर डिसऑर्डर्स की बात करें हम तो हमारे पास मेजरली दो डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास एडिसन्स डिसीज और दूसरा है हमारे पास जो कशिंग सिंड्रोम होता है। अब या तो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल्स के अंदर तब हमारे पास एडिसन्स डिसीज हो जाता है। अब एडिसन्स डिसीज में होता क्या है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ corticosteroids in the body suffers from or the symptoms that appear are कौन से सिम्टम्स आते हैं हमारे पास रैपिड वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास वेट की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर वर्क करते हैं। तो हमारे पास वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग हो जाती है, डार्क जो पिगमेंटेशन है वो बॉडी के अंदर जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो डार्क हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास सोडियम का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर एंड मिनरल बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास हाइपोटेंशन हो जाता है, किडनी के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर लॉस हो जाता है और हमारे पास जो यूरिया का एक्यूमुलेशन है वो हो जाता है और जो प्रोटीन का नाइट्रोजन है उसका जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर हम बाहर से टू ट्रीट एडिसन डिसीज, किसी को एडिसन डिसीज हो गया है और एडिसन डिसीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि डेफिशिएंसी हो रही है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो अगर किसी पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या किया जाता है, उस पेशेंट के अंदर हमारे पास अगर कोई हमारे पास एनवायरमेंटल या फिजिकल स्ट्रेस आ जाए बॉडी के ऊपर, हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में हेल्प करवाते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी डिसीजेस हैं या फिर जैसे कोल्ड की कंडीशन है, बर्न्स की कंडीशन है या फिर एक्सट्रीम हीट की कंडीशन है या फिर कोई और स्ट्रेस है, तो उसके टाइम पे हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला केस है जिसके अंदर हमारे पास एडिसन डिसीज है, जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हमारे पास डेफिशिएंसी है, तो उन कंडीशंस में हमारे पास जो पेशेंट है वो कोप अप नहीं कर पाता विद द एनवायरमेंटल और फिजिकल और एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेसेस जो बॉडी के ऊपर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास सप्रेस हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास जब एक्सेसिव हमारे पास सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। और कशिंग सिंड्रोम जो है वो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से हो जाता है या फिर हमारे पास अगर हमारे पास जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है अगर उसकी सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो तब क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर का मतलब होता है जब लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, ग्लाइसीमिया जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है हमारे पास ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज के लेवल्स हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे पास फर्दर ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है। ग्लाइकोज यूरिया होता है कि जब यूरिन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज के लेवल्स इंक्रीज हो जाए। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन जो है उसके अंदर ब्रेकडाउन होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाता है क्योंकि कैल्शियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो मून फेस हो जाता है और हम्प नेक हो जाती है क्योंकि एक्सेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है फैट की। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो लेवल जब एडिसन डिसीज अगर किसी पेशेंट को हो जाए यानी कि डेफिशिएंसी हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की किसी की बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे
तो हमारे पास सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी प्रेजेंट है और नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी प्रेजेंट है। जो नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो हम किसी एनिमल से हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एक्सट्रीट किया जाता है और उसको प्रोसेस करने के बाद वी इंजेक्ट दैट इनटू द ह्यूमन। अब उसके अलावा क्या किया जाता है हमारे पास कि कुछ पेशेंट्स के अंदर किया जाता है कि हमारे पास जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है, सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वो हमारे पास ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनके अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन है वो हमारे पास स्पेसिफिक एक्शन है, उनके अंदर हाई ओरल एक्टिविटी होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो ये जो हमारे पास प्रिपरेशंस हैं ये ऑरल ड्रॉप्स में, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, एरोसोल्स में, ऑइंटमेंट्स में हमारे पास कॉमनली प्रेजेंट होती है। तो अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है? तो बेसिकली हम वी क्लासीफाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जिनका टीएफ हमारे पास 12 आवर्स से कम होता है। उसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जिनका हमारे पास जो टीएफ होता है वो दैट इज फ्रॉम 12 आवर्स टू 36 आवर्स। अब लास्टली हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है उनका जो हमारे पास लेवल है दैट इज मोर देन 36 आवर्स। तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। अब जो शॉर्ट एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन आता है। अब जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये हमारे पास रैपिडली एक्ट करता है लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है दैट इज स्मॉल या फिर शॉर्ट हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और प्राइमरी इसका जो एक्शन है हाइड्रोकॉर्टिसोन का दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन के अलावा इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी होता है। और अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन को पेरेंटली देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और हमारे पास जनरली जो हमारे पास जो हमारे हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट है, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स के फॉर्म में आता है। एसिटेट के साथ सॉल्ट में आता है, साइक्लोनेट के साथ सॉल्ट में आता है और फॉस्फेट के साथ सॉल्ट में आता है। और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर हमारे पास प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन और ट्राई और हमारे पास ट्राईएमसिनोलोन होता है। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है या टी-हाफ जो है वो 12 आवर्स से हमारे पास 36 आवर्स तक का है। जो प्रेडनिसोन हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास ज़्यादा सिलेक्टिव और पोटेंट ड्रग है। 5 to 50 mg की डोज इज इनफ। और उसके अलावा हमारे पास जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है वो इन कंपैरिजन टू प्रेडनिसोन भी हमारे पास ज़्यादा सिलेक्टिव है, ज़्यादा पोटेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जो हमारे पास ड्रग है जो रीनल ट्रांसप्लांट होता है तब उसके केस में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। अब लास्टली हमारे पास ट्राईएमसिनोलोन है और ट्राईएमसिनोलोन जो ड्रग है हमारे पास इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली सिलेक्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे पास लास्ट जो क्लास है दैट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास पैरामिथासोन, डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन ड्रग्स है। ये जो हमारे पास सारी ड्रग्स हैं ये मेजरली हमारे पास यूज़ की जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं इनके IV या IM और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है। जनरली हमारे पास जो सर्जरीज की जाती है सर्जरीज के बाद हमारे पास पेन को रिलीव करने के लिए हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं अब जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी और हमने सोर्सेज डिस्कस करे थे कि कौन सा जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है, तो हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करी थी और हमने कहा था कि एल्डोस्टेरॉन जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब हमारे पास जो एल्डोस्टेरॉन है उसका जो मेन एक्शन होता है दैट इज ऑन द सोडियम रिटेंशन और हमारे पास पोटेशियम के सीरम रिडक्शन के ऊपर वर्क करता है। जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के उसके ऊपर एक्ट करता है और हमारे पास सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। लेकिन जो एल्डोस्टेरॉन है उसका हमारे पास जो कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। उसके लिए हमारे पास अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास यूज किए जाते हैं दैट इज डॉक्सीकॉर्टिसोन एसिटेट, उसके अलावा फ्लूड्रोकॉर्टिसोन यूज किया जाता है और लास्टली एल्डोस्टेरॉन यूज किया जाता है। अब
बात आती है हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स की। जनरली आपने सुना होगा कि हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं और स्टेरॉइड्स जनरली अवॉइड करने चाहिए, लेकिन सर्जरी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ड्रग्स हैं दे आर स्टेरॉइड्स। लेकिन हमारे पास अब साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? अब जो साइड इफेक्ट्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के वो हमारे पास तभी अपीयर होते हैं जब हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जब हम स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले कशिंग हैबिटस हो जाता है। कशिंग हैबिटस हमें हमने कशिंग सिंड्रोम पढ़ा था कुछ टाइम पहले। कशिंग सिंड्रोम क्या था हमारे पास? जब हमारे पास एक्सेस में हो जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल, when the amount of secretion of corticosteroid increases to an extent कि हमारे पास जो है साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाए। अब उसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास कशिंग हैबिटस के अंदर जो फैट की डिपोजिशन है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डिपोजिशन हो जाती है फैट की बॉडी के ऊपर। हमारे पास जो फेस है वो राउंड हो जाता है, जो माउथ है वो नैरो हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे सुप्राक्लैविकुलर हम्प आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो ट्रंक है उसके अंदर ओबेसिटी हो जाती है, जो लिम्ब्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं और जो हमारे पास स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी हमारे पास एक्शन होता है तो वो हमारे पास मार्क छोड़ जाता है। और उसके अलावा लास्टली हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है जो फर्दर हमारे पास डायबिटीज कॉज कर सकता है। अब ये तो था कशिंग हैबिटस। कशिंग हैबिटस के अलावा हमारे पास एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास फ्रीक्वेंटली या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दे तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, उसका जो खुद का एड्रिनल ग्लैंड है वो वर्क करना स्टॉप हो जाएगा और यानी कि उसके अंदर इनसफिशिएंसी हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर और उसकी बॉडी खुद से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अब हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका जो हमारे पास डोजेस है वो हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर दे रहे हैं, ताकि उसका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉम्पेंसेशन करने के लिए हमारे पास एक्सेस में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ताकि हम डिसकंटिन्यू कर सकें जो हम सिंथेटिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं। अब उसके अलावा हमारे पास जो इन्फेक्शन के लिए हमारे पास ससेप्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम एक्शन डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का तब हमने डिस्कस करा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर नंबर 1 तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, उसके अलावा हमारे पास इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, हमारे पास डिप्रेस कर देता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कैसे आ रहा था, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसका अमाउंट कम कर रहा था, जो हमारे पास साइटोकाइन्स है उसका लेवल कर रहा था, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं उनका लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास कि अभी अगर हमारे पास साइटोकाइन्स नहीं होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन साइटोकाइन्स हमारी बॉडी में नॉर्मली करते क्या है, इन्फेक्शन से कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके साथ फाइट करते हैं, राइट। तो अगर वो नहीं होंगे तो हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो हमारे पास इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाती है। उसके अलावा हाइपोक्लीमिया हो जाता है, अल्कलोसिस हो जाता है बॉडी में। और उसके अलावा हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं अगर हम एक्सेसिवली ले रहे हैं तो हमारे पास पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारे पास मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारे पास जो ब्रेन के ऊपर अगर देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर तो हमारे पास नर्वसनेस कॉज करता है, मूड के अंदर चेंज ला देता है, यूफोरिया कॉज करता है और फिर अल्टीमेटली हमारे पास साइकोपैथीज और डिप्रेशन कॉज होती है। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ, उसके अंदर सप्रेशन हो जाती है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे पास जो हमारे एपिफाइसेस होते हैं उनका हमारे पास फ्यूजन करवा देता है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि कैल्शियम का हमारे पास एक्सक्रीशन जो है वो प्रमोट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसकी वजह से हमारे पास बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं और अल्टीमेटली हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से हमारे पास जो बोन्स है वो इतनी ब्रिटल हो जाती है कि बहुत जल्दी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास
आई के अंदर अगर देखें तो ग्लूकोमा हो सकता है ड्यू टू द यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या फिर हमारे पास जो कैटरैक्ट होता है, जो हमारे पास मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है अगर स्टेरॉइड हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर सप्रेशन कॉज कर देता है। अगर हम किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन डोज हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पास सप्रेस हो जाएगा। सो ये थे हमारे पास साइड इफेक्ट्स। क्या क्या साइड इफेक्ट्स है हमारे पास? कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो जाती है, हमारे पास इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, नर्वसनेस और डिप्रेशन कॉज हो जाता है, हमारे पास जो लीनियर ग्रोथ है उसके अंदर हमारे पास रिटार्डेशन हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन वीक हो जाती है, आई जो है आई के अंदर ग्लूकोमा हो सकता है या फिर हमारे पास कैटरैक्ट हो सकता है, और लास्टली हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर हमारे पास जो है उसका सप्रेशन हो सकता है और हमारे जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो फर्दर अपना एक्शन शो नहीं कर पाते। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टेरॉइड्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी हमारे पास स्टेरॉइड्स लेने चाहिए, अदरवाइज स्टेरॉइड्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास स्टेरॉइड्स इतने सारे हमारे पास साइड इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं, फिर भी स्टेरॉइड्स का जो लेवल है, जो स्टेरॉइड्स की कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हैं? तो अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो स्टेरॉइड्स हैं वो स्टेरॉइड्स आर एक्चुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी यूजफुल ड्रग्स, लेकिन जो इसका यूज़ है वो शॉर्ट टर्म ही बेनिफिशियल है, हमारे पास जो लॉन्ग टर्म यूज़ है दैट इज़ हार्मफुल। और उसके अलावा हमारे पास मिनिमम जो यूज़ है इसका इट इज़ 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स के ऊपर हमें जो स्टेरॉइड्स का यूज़ है वो अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारे पास विड्रॉल है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। अब सबसे पहले आता है हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हमारे पास जब अगर किसी पेशेंट के अंदर पहले से ही एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी है या फिर एडिसन्स डिसीज है तो उस पेशेंट्स के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल्स जो है उसको मेंटेन कर सकें। अब हमारे पास डेफिशिएंसी के कारण जो हमारे पास पिगमेंटेशन हो रही थी, फैटीग हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, मसल्स वीक हो रहे थे, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास दिए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास सेकेंडली एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स दिए जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो वर्क नहीं करती, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रूमेटिक अर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या साइनोवाइटिस है या रूमेटिक फीवर है या फिर गाउट है, या तो उनके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कॉलेजन डिसीजेज होती हैं, कॉलेजन डिसीजेज होती है जैसे कि हमारे पास डर्मेटोसाइटोस, हमारे पास अगर स्किन कंडीशन हो जाए जहाँ पे हमारे पास कॉलेजन प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर डैमेज हो जाए, जैसे कि हमारे पास सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हमारे पास कंडीशन होती है, SLE बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमारे पास जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो एलर्जिक हमारे पास इमरजेंसीज आती हैं, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक है या फिर हमारे पास अस्थमा है किसी पेशेंट के अंदर, तो अगर किसी के अंदर वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रही है तो हमारे पास स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसके अंदर हमारे पास स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे पास ऑटो इम्यून डिसीजेस है जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या फिर हेपेटाइटिस है, उनके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे पास आई के अंदर डिसीजेज होती हैं जैसे कि हमारे पास कंजंक्टिवाइटिस हो जाए या फिर हमारे पास आयराइटिस हो जाए या फिर हमारे पास केराटाइटिस हो जाए, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो यूज़ किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास स्किन डिसीजेस के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हमारे पास डर्मेटाइटिस हो जाता है, जो एक्सेसिव हमारे पास डैंड्रफ हो जाता है, सिबोराइटिस बोलते हैं उसको, या फिर एक्जीना हो जाता है,
या फिर हमारे पास सोरियासिस हो जाता है, जो स्केबीज या चिकन पॉक्स के जो पेशेंट या हर्पीस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास इंटेस्टाइनल डिसीजेज होती हैं, जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं या क्रॉन्स डिसीज के पेशेंट हैं, तो उनके अंदर भी हमारे पास स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जिन पेशेंट्स के अंदर, उनके अंदर भी हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी कोई पेशेंट हमारे पास शॉक के अंदर चला जाए किसी की बॉडी, या फिर हमारे पास कैंसर हो तो उनके अंदर भी हमारे पास स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और लास्टली हमारे पास जो माउथ के अल्सर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास ओरली यूज़ किए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास जो यूज़ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, दैट इज एडवाइज्ड फॉर अबाउट 1 to 2 weeks. So this is all about corticosteroids. Thank you.